नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। चार बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आज की चार बड़ी खबर कौन सी है। पहली बड़ी खबर लेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश में 20 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह संभव। होली के बाद लखनऊ आएंगे पर्यवेक्षक अमित शाह। रघुवर दास विधायक दल की बैठक में होंगे शामिल। दूसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री नाम के लिए प्रधानमंत्री आवास में 4 घंटे चली बैठक का पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ने किया मंथन। आज पुष्कर धामी और मदन कौशिक को बुलाया दिल्ली। तीसरी बड़ी खबर लेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र जारी। सत्र से पहले शिवराज कैबिनेट की बैठक। कल विधानसभा में की गई घोषणाओं पर लगेगी मुहर। चौथी और अंतिम बड़ी खबर लेंगे, जहां पर सीएम शिवराज आज झाबुआ जिले के दौरे पर रहेंगे। भगोरिया मेले में करेंगे शिरकत। आदिवासियों के लिए कर सकते हैं बड़ा ऐलान। नमस्कार, खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश में जीत के बाद से दिल्ली में डेरा डालने वाले कार्यवाहक मुख्यमंत्री नए सरकार में मंत्री और उप मुख्यमंत्री के नामों की लिस्ट तैयार कर दिल्ली लौट आए, जिसके मुताबिक बीजेपी की नई सरकार में मुख्यमंत्री के साथ 40 से ज्यादा मंत्री शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र सरकार के मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में 21 या 22 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए मंत्रिमंडल में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के लिए करीब 2 दर्जन से अधिक मौजूदा मंत्रियों के साथ नए चेहरों को भी शामिल करने की रणनीति बनाई है। सरकार के स्वरूप को लेकर 2 दिन तक दिल्ली में पीएम मोदी, शाह, नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महामंत्री अमित बीएल संतोष और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ लौट आए हैं। सूत्रों के मुताबिक योगी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल आगामी दिनों में फिर दिल्ली आएंगे। शाह, नड्डा, बीएल संतोष और धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक और मंत्रियों के नामों पर मुहर लगेगी। वहीं होली के बाद बीजेपी यूपी पर्यवेक्षक अमित शाह और रघुवर दास होली के बाद दिल्ली में आएंगे और विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अविरल अग्निहोत्री हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अविरल, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में अभी तक जो भी यहाँ पर हुआ है, चुनाव जीत के बाद बैठकें हुई हैं, बैठकें होने के बाद रघुवर दास जी वहां पर आएंगे, अमित शाह, और ये सारी एक रणनीति बनाने वाले हैं, कैसे देखे इसे? जी अंशुल, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत मिला है, तो ऐसे में अब साफ तौर पर ये समझने वाली बात है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो भी बेहद अहम होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सभी जातियों सभी वर्गों के लोगों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ में उन सभी जातियों को भी समेट कर रखना चाहती है और साफ तौर पर संदेश देना चाहती है कि हम सभी जातियों को एक साथ रखना चाहते हैं। और जिस तरीके से सर्वधर्म संभाव की बात होती है उस तरीके से हम देखते हैं, तो सीधे तौर पर आप ये समझिए कि कई इसमें मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। जातिगत समीकरणों को भी साधा जाएगा कि किसी की भी उपेक्षा ना नजर आए और सबको पूरी तरीके से सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे। आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए हुए थे, जहां पर ये मंत्रिमंडल के नामों के विस्तार से चर्चा हुई। सीधे तौर पर आप ये समझिए वहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात हुई। तो ऐसे जो है पार्टी के अध्यक्ष जो है वो जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात करके अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वापस लखनऊ लौट आए हैं। तो इन सभी चीजों पर पूरी विस्तार से चर्चा हुई। हालांकि अब अंतिम मोहर केंद्रीय नेतृत्व की है, वो किस तरीके से इसको देखते हैं और कौन कौन से नए चेहरे शामिल करने वाले हैं। हालांकि इस बार असीम अरुण का भी नाम उप मुख्यमंत्री के रूप में शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अब नए चेहरे जो आएंगे उनमें से ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिखाने की कोशिश करेगी कि हमने सभी लोगों को, सभी वर्गों को साथ में लेकर शामिल किया है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास जो एक नारा चला था वो सीधे तौर पर यहाँ पर दिखाई देने की कोशिश करेगी, भाजपा दिखाने की कोशिश करेगी। अंशुल बिल्कुल अविरल, लेकिन जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि 20 मार्च को एक मतलब जो मुख्यमंत्री हैं वो 40 मंत्री इसमें शपथ भी लेंगे, तो क्या शपथ ग्रहण को लेकर और जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, इन सब को लेकर भी रणनीतियां बनाई गई है? जी बिल्कुल अंशुल, देखिए निश्चित तौर पर आप ये समझिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक योगी हैं और उस तरीके का जो एक आप ये समझिए हिंदुत्व का जो उनका एक बड़ा चेहरा रहता है, तो उस तरीके से जो शपथ ग्रहण समारोह भी है उसको भी पूरी तरीके से दिव्य भव्य और अलौकिक बनाने की पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर कर रहे हैं। अब आप ये समझिए 20 या 21 तारीख में जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसमें कई नए चेहरे शामिल होते हुए नजर आएंगे। आप ये समझिए, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से जितिन प्रसाद
का नाम हम सब जानते हैं, उनका भी मंत्रिमंडल में भी सीधे तौर पर नाम आ रहा है। स्वतंत्र देव सिंह, सिद्धार्थ नाथ सिंह, नंदी गुप्ता और सूर्य प्रताप शाही, ये सारे लोगों का नाम सामने आ रहा है। पंकज सिंह, राजेश्वर सिंह, रामपाल वर्मा, अदिति सिंह, अपर्णा बिष्ट यादव, ये सभी लोगों का नाम भी सीधे तौर पर है। तो आप ये समझिए, श्रीकांत शर्मा, अशोक टंडन, मोहसिन रजा, अनिल राजभर, संदीप सिंह, ये सभी लोग जो है मंत्रिमंडल के नाम के लिए इनको सबको आगे किया गया है। और कई सारे जो सहयोगी दल है, निषाद पार्टी अपना दल है, वहां से भी मंत्री पद देने की भी पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है कि सभी सहयोगी दलों को भी साथ में लेकर चला जाए और सीधे तौर पर दिखाने की कोशिश की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो बहुत ही मजबूत है। और वो एक संदेश देने की कोशिश करना चाहते हैं कि हमारे साथ में जो भी आता है, जो गठबंधन होता है जिसके साथ भी, तो वो पूरी तरीके से यहाँ पर उसका सम्मान रखा जाता है और जो यहाँ पर जो काम दिए जाएंगे, जो मंत्रिमंडल दिया जाता है, वो उसको निष्ठापूर्वक करते हैं और बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सभी को समान रूप से सम्मान देकर जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। तो ये 20 और 21 तारीख में देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से नए चेहरे सामने आने वाले हैं और किन किन को कौन कौन सा मंत्रिमंडल मिलता है। अंशुल, बिल्कुल अविरल, एक अंतिम सवाल और आपसे कि जिस तरीके से ये शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर किया जा रहा है, कौन कौन इसमें शामिल हो सकता है और कितना भव्य ये रहने वाला है? जी देखिए, सीधे तौर पर आप ये समझिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में आ सकते हैं, देश के गृह मंत्री आ सकते हैं, कई अन्य राज्यों के मंत्री भी आ सकते हैं। तो सीधे तौर पर ये आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी इसको पूरी तरीके से एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह बनाना चाहती है। साथ ही साथ कई विपक्षी दलों के नेता भी सामने, उनको भी इन्वाइट किया जाएगा और जो जनता से भी कुछ लोग जुड़े हैं वो भी सीधे तौर पर इसको देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये सब चीजें दिखाई देंगी, जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, इसको पूरा भव्य बनाने की कोशिश इसलिए भी की जाएगी क्योंकि यहाँ से अब आप ये समझिए कि 2024 का जो रास्ता है लोकसभा चुनावों का, वो कहीं ना कहीं खुलने वाला है। तो देश के प्रधानमंत्री इसको पूरी तरीके से साफ तौर पर यहाँ पर दिव्य बनाने की कोशिश करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार हालांकि जिस तरीके सभी प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव लड़ा था, ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के सुशासन के ऊपर में जनता ने मोहर लगाई थी। तो इसको बड़ा ही दिव्य और अलौकिक करा जाएगा और तमाम लोगों को भी इसमें शामिल करने की बात की गई है और सबको निमंत्रण भेजा जाएगा। अंशुल, चलिए अविरल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, कल दिल्ली में 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा जिस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने 20 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह। एक और बड़ी खबर लेंगे जहां पर उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। कल देर रात में पीएम मोदी ने बैठक ली। पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक दिल्ली बुलाए गए हैं। 10:30 बजे उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी करेंगे मुलाकात। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह मीनाक्षी लेखी से भी मिलेंगे। तो दिल्ली में कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक ली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक दिल्ली बुलाए गए। 10:30 बजे उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी करेंगे मुलाकात। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह मीनाक्षी लेखी से भी मिलेंगे। पहाड़ पर प्रधान के लिए बीजेपी की बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में सियासी हलचल अब तेज हो गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अवनीश जैन हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी अवनीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है, चुनाव के बाद क्या स्थिति देखने को मिल रही है? मैं आपको बताऊं अंशुल के जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी और इनको मदन कौशिक जी को और इनके अलावा अजय भट्ट जी को दिल्ली बुलाया गया है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार बनने का रास्ता साफ हो जा रहा है कि जिस तरह से कंफ्यूजन में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री बनेगा वो मुख्यमंत्री का, तो सबसे इसका तो विधान बच जाएगा। और जैसे 19 तारीख को विधानमंडल की मीटिंग है, तो उससे पहले हो सकता है एक फैसला शीर्ष नेतृत्व तो आज इनसे बात करने के बाद ले लो। जी अंशुल, बिल्कुल अवनीश जी, पहाड़ पर प्रधान के लिए बीजेपी की बैठक है, तो क्या चुनाव के बाद किस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है? क्या सीएम पद के लिए या इन सब चीजों के लिए बड़ी बैठक का भी आयोजन किया गया, क्योंकि देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक ली? जैसे कि बताऊं अंशुल के, एक तो उत्तराखंड में भीतरा घाट के जैसे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं
मुख्यमंत्री का आरोप है कि मुझे हराने में कुछ पूर्व मुख्यमंत्री और कुछ बड़े नेताओं ने प्रतिभाग किया है, और जिस प्रकार से कुछ विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पे उनको हराने का इल्जाम लगाया गया, तो हो सकता है इसको लेकर भी चर्चा की जाए। जी अंशु। बिल्कुल अवनीश जी, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ पर प्रधान के लिए बीजेपी की बैठक है और बैठक में क्या कुछ निकलकर अभी सामने आया है? अभी मीटिंग नहीं हुई है अंशु। अभी तो लोग पहुंचे हैं, अभी इससे मीटिंग होगी। मीटिंग होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि क्या है कि वर्मा मीटिंग से बात तो साफ है कि जो 20 तारीख को जो मुख्यमंत्री का नाम निकले ना, उसी संबंध में ये मीटिंग बुलाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च को जारी है, जो कि 25 मार्च तक चलेगा। आज विधानसभा में कार्रवाई के दौरान कई अहम मुद्दों पर सदन में चर्चा की जाएगी। सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 5वें राज्य वित्त आयोग और प्रतिवेदन पर राज्य शासन द्वारा कृत कार्रवाई पटल पर रखेंगे। खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह मध्य प्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 के जिला खनिज प्रतिष्ठान जिला पन्ना, ग्वालियर, कटनी और नरसिंहपुर का वार्षिक प्रतिवेदन 2020-2021 पटल पर रखेंगे। तो वहीं कांग्रेस विधायक हिना कांवरे ध्यान आकर्षण के माध्यम से सदन में छात्र छात्राओं को साइकिल का वितरण न किए जाने का मुद्दा उठाएंगी। राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे, जिसके साथ ही सदन के सदस्यों द्वारा 54 याचिकाओं की प्रस्तुति आज सदन में की जाएगी। और इसके साथ ही आज विधानसभा में 2022-2023 के अनुदान की मांगों पर मतदान होगा। वहीं कार्रवाई से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें सीएम द्वारा कल विधानसभा में की गई घोषणाओं को हरी झंडी मिलेगी। इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों पर भी मुहर लगेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बजट सत्र जारी हो गया है। आज कई अहम मुद्दों पर सदन में चर्चा होगी। आपको बता दें कि बजट को लेकर पहले ही काफी घमासान मचा हुआ है। विधानसभा में काफी हंगामा भी विपक्ष ने किया था। मुख्यमंत्री द्वारा कल कई घोषणाओं पर मुहर लगेगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक राणा हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी विवेक, बजट सत्र जारी है, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी मिलेगी, क्या कुछ अधिक जानकारी? जाए तो विधानसभा का जो सत्र है वो 11 बजे से शुरू होगा, मगर बात की जाए मध्य प्रदेश सरकार की तो शिवराज कैबिनेट की अहम जो बैठक है वो शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा पहुंच गए हैं और मंत्रिमंडल के साथ जो बैठक है वो शुरू हो गई, जिसपे बात की जाए बैठक में तो अहम जो प्रस्ताव है उन पर चर्चा होगी और साथ ही जो महत्वपूर्ण जो विषय है उनको कहीं ना कहीं मोहर लगती नजर आएगी। क्योंकि कल की यदि बात की जाए तो कल सदन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम मध्य प्रदेश की आम जनता के लिए तमाम योजना की घोषणा की है, तो उसके चलते जो अहम जो प्रस्ताव है उनको आज कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी मिलेगी। उसके बाद 11 बजे से विधानसभा की जो कार्यवाही है वो शुरू हो जाएगी। मगर जिस प्रकार से लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष हमलावर है प्रदेश सरकार के ऊपर और तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो आज का दिन भी ऐसा लग रहा है कि सदन की जब कार्यवाही शुरू होगी तो विपक्ष हंगामे से करेगा। और जो छात्रवृत्ति की बात की जाए या स्कूल शिक्षा विभाग की यदि बात की जाए, साइकिलों की बात की जाए, साइकिल वितरण अभियान की बात की जाए, तो उसमें जिस प्रकार से जो घोटाले सामने आए हैं तो उसको लेकर भी जो विपक्ष है वो हमलावर होगा प्रदेश सरकार पे। जी बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से बजट सत्र चल रहा है, कई मांगों को लेकर अनुमति भी यहाँ पर मिल सकती है और कई तरह की चीजें भी इस बार बजट में देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इस बार बजट को लेकर बात की जाए, विपक्ष लगातार इस सत्र को हंगामेदार करने में जुटा हुआ है, लेकिन अगर बजट की बात करें तो इस बार बजट जो है वो काफी अच्छा माना जा रहा है, उसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। तो उसके बाद क्या कुछ रणनीति विपक्ष आजमाता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, विपक्ष की यदि बात की जाए तो विपक्ष का कहना है कि जिस प्रकार से जो प्रदेश सरकार का जो बजट आया है वो आम जनता के लिए नहीं है। क्योंकि युवा वर्ग की बात की जाए तो युवा वर्ग को जहां बजट में रोजगार देने की बात कही गई है, मगर बात की जाए प्रदेश की तो प्रदेश में जिस प्रकार से जो युवा वर्ग है उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। मगर कांग्रेस की बात की जाए तो लगातार कांग्रेस सदन में ये जो बजट है उसको लेके कहीं ना कहीं विरोध करते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि आम जनता
जनता के लिए जो बजट है वो नहीं है, क्योंकि कल भी देखने वाली बात है कि राज्यपाल का जब अभिभाषण हुआ था उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जब भाषण दे रहे थे वो बजट को लेकर भी कई बातें कही थी। उस दौरान भी विपक्ष के जो तमाम जो नेता हैं वो लगातार प्रदेश सरकार का और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का विरोध कर रहे थे, लगातार रोका टोकी वो साफ तौर पे देखने को मिल रही थी। मगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष पूरे बजट को कहीं ना कहीं फेल बताते नजर आ रहे हैं। साथ ही बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो जिस प्रकार से बजट में आदिवासी, दलित और ओबीसी वर्ग को विशेष ध्यान दिया गया है, और खास तौर पर बात की जाए मध्य प्रदेश के किसानों की तो किसानों पर भी फोकस है, और साथ ही युवा वर्ग को भी विशेष माना गया है और उनके रोजगार के लिए नए जो अवसर है, जो मध्य प्रदेश में जो नए निवेशक आए, इसके लिए भी रणनीति बनाई गई है। तो अब देखने वाली बात है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए इस बार का जो बजट पेश हुआ है 2022 और 23 का, ये बड़ा अहम माना जा रहा है। जी अंशुल। बिल्कुल विवेक, ये 2023 के जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसको देखते हुए ये बजट तो रखा गया है, लेकिन इसमें इस बजट में और भी कई चीजें हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक बजट में नई चीज और निकल के आई है जिसमें बच्चों के लिए भी एक बजट का प्रावधान, हालांकि इसको अलग से पेश नहीं किया गया है लेकिन एक प्रावधान यहाँ पर लाया गया है, उसमें क्या खासियत है? बिल्कुल, चाइल्ड बजट की बात की जाए अंशुल, सबसे पहले केंद्र सरकार ने चाइल्ड बजट जो है वो पेश किया था। उसके बाद प्रदेश सरकार ने जो चाइल्ड बजट को लेकर जो प्रस्ताव है वो पूरा तैयार कर लिया गया है और बजट में पेश भी कर दिया गया है। मगर चाइल्ड बजट की बात की जाए तो कोरोना काल में जिस प्रकार से बच्चों को खासा परेशानी देखने को मिली थी, क्योंकि कोरोना की पहली लहर की बात की जाए, दूसरी लहर की बात की जाए और बात की जाए तीसरी लहर की, तो जिस प्रकार से छोटे जो बच्चे हैं उन पर ज़्यादा प्रदेश सरकार का फोकस था, जिसके लिए चाइल्ड जो बजट है वो अलग से जारी किया गया है। क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी मूलभूत सुविधाएं, खासतौर पे स्पेशलिस्ट की बात की जाए या आईसीयू वार्ड की बात की जाए बच्चों के, तो उनको लेके किस प्रकार की जो व्यवस्था रहेगी और जो अलग से जो प्रावधान है वो किया गया है, जिससे जो चाइल्ड जो बजट है वो अच्छा रहे, मध्य प्रदेश के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाए। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और बड़ी खबर की ओर रुक रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज झाबुआ जिले में आयोजित भगोरिया मेले में शामिल होंगे। जिले के थांदला में आयोजित मेले में सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे। यहां से करीब 2:30 बजे झाबुआ के थांदला के लिए रवाना होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद 5:15 पर वायु मार्ग के जरिए इंदौर से भोपाल के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि झाबुआ आदिवासी बाहुल्य जिला है और प्रदेश सरकार आगामी चुनाव के दृष्टिगत लगातार आदिवासियों को साधने की कवायद में जुटी हुई है। भाजपा नेताओं के साथ कई कांग्रेस भी इस भगोरिया मेले में शामिल हो चुके हैं। तो आज झाबुआ के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान जाएंगे। भाजपा नेताओं के साथ कई कांग्रेसी भी इस भगोरिया मेले में शामिल हो चुके हैं। झाबुआ के दिग्गज कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया और प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी वहां जा चुके हैं। थांदला में आयोजित भगोरिया मेले में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। तो आदिवासियों को लेकर एक बड़ा ऐलान भी यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज झाबुआ दौरे पर रहेंगे। आदिवासी बाहुल्य जिला माना जाता है झाबुआ। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक प्राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विवेक, आज झाबुआ के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी अंशुल, मध्य प्रदेश में एक बार फिर आदिवासी वर्ग को साधने के लिए दोनों ही राजनीतिक पार्टी है, उन्होंने अपनी तैयारी है वो शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 बजे झाबुआ पहुंचेंगे और झाबुआ में जो आदिवासियों का जो त्यौहार है, भगोरिया त्यौहार, बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है पूरे मध्य प्रदेश में। ये जो भगोरिया जो त्यौहार है आदिवासियों का वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झाबुआ पहुंचेंगे। वहीं विपक्ष की बात की जाए, कांग्रेस की
बात की जाए तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है कांतिलाल भूरा की बात की जाए, विक्रांत भूरिया की बात की जाए, क्योंकि ये दोनों बड़े आदिवासी नेता हैं कांग्रेस के, तो दोनों ही भगोरिया जो मेला है जो झाबुआ में लगेगा वहां पहुंचेंगे। और साथ ही बात की जाए विपक्ष की तो लगातार विपक्ष आदिवासी वोटरों को साधने के लिए तमाम कोशिश कर रहा। वहीं प्रदेश सरकार की बात की जाए तो प्रदेश सरकार द्वारा कुछ महीने पहले जो आदिवासी वर्ग के जो महापुरुष हैं, उनके समाज के जो महापुरुष हैं, उनकी जयंती प्रदेश सरकार ने बड़े धूमधाम से मनाई थी। एक बार फिर जो आदिवासियों का जो त्यौहार होता है भगोरिया, उसके लिए प्रदेश सरकार ने तमाम तैयारी कर ली। पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये जो भगोरिया जो त्यौहार है वो आदिवासियों का मनाया जाता है, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन की बात की जाए, कलेक्टर की बात की जाए तो तमाम लोगों को निर्देश दिए हैं कि ये जो भगोरिया त्यौहार है बड़े धूमधाम से मनाया जाए। मगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 बजे झाबुआ पहुंचेंगे, भगोरिया जो मेला है उसमें शामिल होंगे। साथ ही ऐसा लग रहा है, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आदिवासी वर्ग के लोगों के लिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि कल की बात की जाए तो सदन में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा था कि प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए तमाम योजना चलाई जा रही है। जब कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी उस समय जो बेगा आदिवासी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनकी जो पेंशन के 1000 रुपये जो प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते थे वो बंद कर दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं अब दोनों ही राजनीतिक दल आदिवासी वर्ग को साधने में जुट गया। अंशुल जी बिल्कुल विवेक, आदिवासियों को साधने की कोशिश कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। 2023 में जिस तरीके से चुनाव मध्य प्रदेश में करीब आते जा रहे हैं, अभी से दोनों ही दल जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, बीजेपी भी शामिल है, वो आदिवासियों को साधने में जुट गई है। तो क्या ये उसकी तैयारी मानी जाए? बिल्कुल 2023 के विधानसभा चुनाव को यदि देखें तो 2023 के चुनाव के लिए दोनों ही पार्टी आदिवासी वर्ग की बात की जाए, दलित वर्ग की बात की जाए और बात की जाए ओबीसी वर्ग की, तो तीनों ही वर्ग को साधने में जुट गई। मगर आदिवासी वर्ग की बात यदि की जाए तो 2018 के यदि आंकड़े देखें तो 2018 में बीजेपी पार्टी को आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र से सबसे कम वोट मिले थे। और बात की जाए सीट की तो सबसे कम सीटों में बीजेपी पार्टी जीती थी। तो ये किसी प्रकार की गलती नहीं करना चाहते 2000 विधानसभा 23 के चुनाव में, जिसके कारण बात की जाए बीजेपी पार्टी की तो आदिवासी वर्ग को खासा साधने की कोशिश कर रही प्रदेश सरकार, जिसके लिए तमाम योजनाएं ला रही, तमाम ऐलान भी देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के जो आदिवासी समाज के जो नेता है, बात की जाए विक्रांत भूरिया की बात की जाए, कांतिलाल भूरिया की बात की जाए, तो लगातार आदिवासी वर्गों के जो सम्मेलन होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, उनमें लगातार कांग्रेस के जो नेता है, आदिवासी नेता है, वो लगातार शिरकत कर रहे हैं, आदिवासी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2023 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी वर्ग की बात की जाए तो आदिवासी वर्ग को साधने में दोनों ही राजनीतिक दल में से कौन सा राजनीतिक दल है जो सफल हो पाता है और एक बार सत्ता में वापसी कर पाता है। जी बिल्कुल विवेक, अगर कांग्रेस की बात करें तो ये भगोरिया पर्व में भी शामिल होने वाले हैं। भगोरिया मेला काफी प्रसिद्ध माना जाता है आदिवासियों के लिए, तो कांग्रेस के भी कई दिग्गज उस मेले में शामिल होने जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर शामिल होने जा रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही क्या ये रणनीति है, इस बार आदिवासियों को ही साधा जाएगा? बिल्कुल अंशुल, क्योंकि भगोरिया मेले की बात की जाए तो भगोरिया मेला आदिवासी जो वर्ग के जो लोग हैं उनका बहुत बड़ा त्यौहार है और पूरे मध्य प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करेंगे, वहीं विपक्ष की तरफ से जो विक्रांत भूरिया हैं और जो कांतिलाल भूरिया हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो दोनों पहुंचेंगे इस भगोरिया मेले पर और वहाँ शिरकत करेंगे, आदिवासी लोगों से मुलाकात करेंगे, आदिवासी लोगों के जो नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। क्योंकि बात की जाए दोनों ही राजनीतिक दल की तो दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी जो रणनीति है वो बनाने शुरू कर दी है कि किस प्रकार से आदिवासी वर्ग को घेरा जाए। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आदिवासियों को साधने में जुट गई है भाजपा भी, और आज सीएम शिवराज सिंह चौहान झाबुआ जाएंगे और भगोरिया मेले में भी वो शिरकत करेंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।